फिल्म की शुरुआत जेट नाम के एक युवक से होती है जो एयरपोर्ट पर अपनी गर्लफ्रेंड ईवा का इंतजार कर रहा होता है। इस यात्रा में जेट का दोस्त काइल भी उनके साथ जाने वाला है। कुछ ही देर बाद ईवा वहां पहुंचती है, लेकिन वह अकेली नहीं होती। उसके साथ उसका लंबे समय से बॉडीगार्ड ब्रैंडन भी होता है। जेट जब इसके बारे में पूछता है तो ईवा बताती है कि उसके पिता, जो एक गवर्नर हैं, उन्होंने ब्रैंडन को उनके साथ जाने के लिए कहा है। हालांकि ईवा जेट को भरोसा दिलाती है कि ब्रैंडन पूरी यात्रा के दौरान उनके साथ नहीं रहेगा। दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर हांक, नाना और उनकी पोती रोजा भी यात्रा की तैयारी कर रहे होते हैं। वे रोजा को उसके माता पिता के घर छोड़ने के लिए जा रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद सभी यात्री विमान में सवार हो जाते हैं। अपनी सीट पर बैठने के बाद नाना रोजा को सफ़र के लिए उसके पसंदीदा बिस्कुट देती है। इसी दौरान हमारी मुलाकात डैनिलो नाम के एक फ्लाइट अटेंडेंट से होती है, जिसे जल्द ही काइल के बदतमीज रवैये का सामना करना पड़ता है। लेकिन डैनिलो भी चुप रहने वालों में से नहीं है और काइल को करारा जवाब देता है। विमान के अंदर देखते हुए डैनिलो को एक अजीब बात भी महसूस होती है। विमान ज़रूरत से ज़्यादा खाली नज़र आ रहा था और इसमें उम्मीद से काफ़ी कम यात्री थे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन अचानक विमान में तेज झटके लगने लगते हैं। पायलट सभी यात्रियों को शांत रहने के लिए कहता है और बताता है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ पल तक सब ठीक रहता है, लेकिन तभी अचानक विमान का एक इंजन आग की लपटों में घिर जाता है। केबिन में अफरा तफरी मच जाती है। अलार्म बजने लगते हैं और यात्री डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। तभी हालात और भी भयानक हो जाते हैं। इंजन का एक बड़ा हिस्सा टूटकर विमान के अंदर घुस जाता है और विमान के बीच वाले हिस्से को पूरी तरह फाड़ देता है। कुछ ही सेकंड में विमान के ढांचे में एक बड़ा छेद बन जाता है। हवा के तेज दबाव के कारण यात्री और सामान उस छेद की तरफ खींचने लगते हैं। लोग सीटों और आसपास की चीज़ों को पकड़कर खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। एक फ्लाइट अटेंडेंट फंसे हुए यात्रियों की मदद करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन दुर्भाग्य से वह और एक यात्री दोनों उस बड़े छेद से बाहर खींच जाते हैं। कुछ ही पलों बाद विमान समुद्र में जोरदार तरीके से गिरता है। कई यात्रियों की मौके पर ही मौत हो जाती है। ईवा देखती है कि काइल का हाथ बुरी तरह टूट चुका है, लेकिन किसी के पास इस बारे में सोचने का समय नहीं होता क्योंकि विमान तेजी से डूबने लगता है और उसके अंदर पानी भरने लगता है। किस्मत से विमान समुद्र की सबसे गहरी जगह में नहीं गिरता। वह एक बड़ी चट्टानी संरचना के ऊपर फंस जाता है। विमान का एक हिस्सा एक विशाल चट्टान में अटक जाता है और पीछे के हिस्से में हवा का एक पॉकेट बन जाता है। यही हवा का छोटा सा हिस्सा कई बचे हुए लोगों की जान बचा लेता है। जब सभी लोग अपनी सांसें संभालने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी बाहर पानी में कुछ हलचल होती है। अचानक ब्रैंडन दिखाई देता है। उसने रोजा और नाना को बचा लिया था और उन्हें विमान के पीछे वाले हिस्से में ले आया था। हादसे के दौरान नाना बेहोश हो गई थी, इसलिए डैनिलो तुरंत उनकी मदद करता है और उन्हें होश में लाने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद नाना को होश आता है और उनका पहला सवाल हांक के बारे में होता है। ब्रैंडन उन्हें सच्चाई बताता है कि हांक इस हादसे में नहीं बच पाया। ये सुनकर नाना और रोजा पूरी तरह टूट जाते हैं। ब्रैंडन सभी को समझाता है कि वे विमान के अंदर बने एक एयर पॉकेट में फंसे हुए हैं और उनके पास ऑक्सीजन सीमित है, इसलिए सभी को शांत रहना होगा और बचाव दल का इंतजार करना होगा। डैनिलो उन्हें थोड़ी उम्मीद देता है और बताता है कि विमान के डूबने से पहले पायलट ने एक आपातकालीन संदेश भेज दिया था। इसका मतलब था कि बचाव दल उन्हें खोज रहा होगा। लेकिन जल्द ही एक और बड़ी समस्या सामने आती है। अगर उन्हें बचाव आने तक जिंदा रहना है तो अतिरिक्त ऑक्सीजन की जरूरत होगी। डैनिलो आपातकालीन ऑक्सीजन सिलेंडर चेक करता है और बताता है कि वहां मौजूद दोनों सिलेंडर खाली हैं। तभी नाना को याद आता है कि उन्होंने विमान में एक बुजुर्ग यात्री को ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ देखा था। वह यात्री विमान के आगे वाले हिस्से में बैठा था। बिना समय गंवाए ब्रैंडन उस ऑक्सीजन सिलेंडर को वापस लाने के लिए पानी के अंदर जाने का फैसला करता है। वह अपनी सांस रोककर डूबे हुए विमान के अंदर आगे बढ़ता है। जैसे जैसे वह अंदर जाता है, अंधेरा बढ़ता जाता है। आखिरकार उसे वह यात्री मिल जाता है और वह ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर वापस लौटने लगता है। लेकिन तभी एक शार्क विमान के टूटे हुए हिस्से से अंदर आ जाती है और ब्रैंडन पर हमला कर देती है। एयर पॉकेट में मौजूद लोगों को पानी में तेज हलचल दिखाई देती है। कुछ समय बाद ब्रैंडन घायल हालत में वापस आता है। वह ऑक्सीजन सिलेंडर को सीट के पास रखता है और कुछ बोलने ही वाला होता है कि अचानक कोई चीज़ उसे पानी के अंदर खींच लेती है। बाकी लोग देखते रह जाते हैं और कुछ ही पलों में उन्हें समझ आ जाता है कि ब्रैंडन अब वापस नहीं आएगा। डर के कारण सभी लोग विमान के पीछे वाले हिस्से में और अंदर चले जाते हैं, जहां पानी का स्तर थोड़ा कम था। इसी दौरान नाना काइल के टूटे हुए हाथ को देखती हैं। उसकी हालत काफ़ी ख़राब होती है और तुरंत इलाज की ज़रूरत होती है। तब नाना बताती हैं कि वह पहले मरीन कॉर्प्स में नज़ रह चुकी हैं। उन्हें कुछ मैगजीन मिलती हैं जिनकी मदद से वह काइल के हाथ को स्थिर करने के लिए एक अस्थायी स्प्लिंट बना देती हैं। उधर समुद्र के काफ़ी ऊपर एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर लापता विमान को खोज रहा होता है।
चून की गवर्नर की बेटी ईवा भी विमान में थी, इसलिए बचाव दल पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन इतना विशाल समुद्र होने के कारण डूबे हुए विमान को ढूंढना बेहद मुश्किल था। विमान के अंदर अचानक फिर से जोरदार कंपन होता है। सभी लोग डर जाते हैं। पानी में हलचल देखकर उन्हें पता चलता है कि कई शार्क विमान के अंदर पहुंच चुकी हैं और उसके मलबे के आसपास घूम रही हैं। इसी बीच पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तभी विमान अचानक फिर से हिलता है और समुद्र की गहरी खाई की तरफ खिसकने लगता है। सभी लोग किसी चीज़ को पकड़कर खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। कुछ डरावने पलों तक ऐसा लगता है कि पूरा विमान गहरी खाई में गिर जाएगा, लेकिन आखिरकार वह रुक जाता है। हालांकि विमान के खिसकने से उसमें और ज़्यादा पानी भरने लगता है। अब सभी समझ जाते हैं कि अगर वे ज़्यादा देर तक अंदर रहे तो उनकी मौत निश्चित है। तभी रोजा को स्कूल में सीखी हुई एक बात याद आती है। वह बताती है कि शार्क अक्सर बुलबुलों की धार से भ्रमित होकर दूर चली जाती हैं। यह कोई पक्का उपाय नहीं था, लेकिन इस समय उनके पास यही एक उम्मीद थी। उसी समय ऊपर उड़ रहा रेस्क्यू हेलीकॉप्टर समुद्र में विमान के मलबे को देख लेता है। बचाव दल तुरंत पानी में 2 गोताखोर भेजता है। कुछ देर बाद गोताखोर डूबे हुए विमान तक पहुंच जाते हैं। विमान के अंदर मौजूद लोगों को गोताखोर दिखाई देते हैं और उन्हें पहली बार लगता है कि अब उनकी जान बच सकती है। एक गोताखोर टूटे हुए हिस्से की तरफ बढ़ता है, जबकि दूसरा हाथों के इशारे से यात्रियों को भरोसा दिलाता है कि मदद पहुंच चुकी है। लेकिन तभी एक शार्क अचानक गोताखोर पर हमला कर देती है। यात्री उसे खतरे से बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। कुछ ही देर बाद दूसरा गोताखोर भी गायब हो जाता है। अंदर मौजूद लोगों को समझ आ जाता है कि बचाव का उनका आखिरी मौका भी खत्म हो चुका है। ऊपर हेलीकॉप्टर में ईंधन तेजी से खत्म हो रहा होता है। जाने से पहले बचाव दल विमान के सही स्थान की जानकारी आने वाली रेस्क्यू टीम को भेज देता है और वहां से निकल जाता है। ईवा हार मानने को तैयार नहीं होती। वह कहती है कि अगर किसी गोताखोर के पास ऑक्सीजन टैंक बचा हुआ है तो शायद वह उनकी मदद कर सकता है। वह पानी के अंदर देखने की कोशिश करती है। अंधेरे में उसे कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वह समझ नहीं पाती कि वह क्या है। जेट बेहतर तरीके से देखने के लिए सीटों पर चढ़ जाता है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह पानी में गिर जाता है। सभी घबरा जाते हैं। जेट पानी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक शार्क उस पर हमला करके उसे वापस पानी में खींच लेती है। ईवा और काइल तुरंत उसकी मदद करते हैं। दोनों मिलकर जेट को पानी से बाहर खींच लेते हैं और उसकी जान बचा लेते हैं। लेकिन शार्क के हमले में जेट बुरी तरह घायल हो चुका होता है। अब ईवा समझ जाती है कि वे यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते। अगर उन्हें बचना है तो उन्हें गोताखोरों का सामान ढूंढना होगा। वह एक फ्लेयर लेकर अंधेरे हिस्से में जाती है और आखिरकार उसे एक स्कूबा बैग मिल जाता है। ईवा सामान लेकर वापस आती है। उन्हें डाइविंग उपकरण और 4 डाइविंग सूट मिलते हैं। तभी विमान के अंदर एक जोरदार टक्कर की आवाज़ गूंजती है। सभी खिड़कियों की तरफ देखते हैं, लेकिन बाहर कुछ दिखाई नहीं देता। वे जानते हैं कि शार्क अभी भी उनके आसपास हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि जेट अपनी चोटों के कारण चुपचाप दम तोड़ चुका है। ईवा पूरी तरह टूट जाती है। जिस इंसान के साथ वह इस सफ़र पर आई थी, उसे अपनी आंखों के सामने खोना उसके लिए बहुत बड़ा सदमा था। नाना उसे समझाती हैं कि अभी हार मानने का समय नहीं है। अभी भी ऐसे लोग हैं जिन्हें ईवा की ज़रूरत है। लेकिन इससे पहले कि कोई संभल पाता, विमान फिर से खिसकने लगता है। इस बार विमान समुद्र की गहरी खाई की तरफ और आगे बढ़ जाता है। अचानक विमान का अगला हिस्सा टूटकर अलग होने लगता है और केवल कॉकपिट का एक हिस्सा उसे पूरी तरह खाई में गिरने से रोक रहा होता है। पानी का स्तर पहले से कहीं ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा था। अब उनके पास बचने के लिए बहुत कम समय था। वे अंतिम योजना बनाते हैं। छोटे छोटे इमरजेंसी ऑक्सीजन कनस्तरों से पानी में बुलबुलों की धार बनाई जाएगी ताकि शार्क उनसे दूर रहें। ईवा लाइफ जैकेट और पैसेंजर ऑक्सीजन मास्क इकट्ठा करती है। सभी डाइविंग के लिए तैयार होने लगते हैं, लेकिन उनके पास केवल 4 डाइविंग सूट होते हैं, जबकि लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। इसका मतलब था कि किसी एक को पीछे रहना पड़ेगा। बिना किसी हिचकिचाहट के नाना अपना डाइविंग सूट रोजा को दे देती हैं। फिर वह ईवा से अपनी पोती की रक्षा करने के लिए कहती हैं। ईवा भावुक होकर रोजा को अपने साथ लेकर विमान के आगे वाले हिस्से की तरफ तैरने लगती है। रास्ते में ईवा को एक शार्क अपनी तरफ आती दिखाई देती है। वह तुरंत ऑक्सीजन कनस्तर सक्रिय करती है और पानी में बुलबुलों की एक तेज धार निकलने लगती है। शार्क उस बुलबुलों की वजह से भ्रमित हो जाती है और ईवा आगे बढ़ जाती है। उधर पीछे वाले हिस्से में नाना के आसपास पानी लगातार बढ़ रहा होता है। धीरे धीरे वह संघर्ष करना बंद कर देती हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि अब उनके बचने की संभावना बहुत कम है। वह आँख को याद करती हैं और खुद को उसकी यादों के हवाले कर देती हैं। दूसरी तरफ काइल पानी के अंदर बुरी तरह थक चुका होता है। सांस लेने के लिए वह एक छोटे से एयर पॉकेट तक पहुंच जाता है और जल्दी से सांस लेता है। डैनिलो उसे देख लेता है और उसकी मदद करने के लिए वापस तैरता है।
लेकिन इस बार मदद बहुत देर से पहुंचती है। अंधेरे से एक शार्क निकलती है और काइल पर हमला कर देती है। उधर ईवा को आखिरकार गोताखोर का शव मिल जाता है। उसके पास ऑक्सीजन टैंक अभी भी मौजूद होता है। कुछ ही देर बाद डैनिलो भी वहां पहुंच जाता है। ईवा तुरंत ऑक्सीजन टैंक उसे दे देती है और उससे रोजा को लेकर वहां से निकलने के लिए कहती है। दोनों सुरक्षित रास्ते की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी एक शार्क उनका रास्ता रोक देती है, लेकिन अचानक उसे मलबे में कहीं और मौजूद खून की गंध आ जाती है और वह दूसरी दिशा में चली जाती है। दुर्भाग्य से एक और शार्क विमान के दूसरे हिस्से से अंदर घुस आती है। ईवा तुरंत अपना रास्ता बदलती है और टूटे हुए कार्गो वाले हिस्से से बाहर निकलने का फैसला करती है। उसी समय पूरा विमान फिर से समुद्र की गहरी खाई की तरफ खिसकने लगता है। पानी का तेज बहाव ईवा को पीछे धकेलता है, लेकिन वह हार नहीं मानती। वह सीटों और मलबे के टुकड़ों को पकड़ते हुए आगे बढ़ती रहती है। आखिरकार विमान पूरी तरह खाई में गिरने से ठीक पहले ईवा बाहर निकलने में सफल हो जाती है। बाहर आते ही वह अपनी लाइफ जैकेट फुला लेती है और पूरी ताकत से ऊपर की ओर तैरने लगती है, लेकिन उसकी ऑक्सीजन खत्म होने लगती है। अंधेरा उसकी आंखों के सामने छाने लगता है और आखिरकार वह बेहोश हो जाती है। सौभाग्य से उसकी फूली हुई लाइफ जैकेट उसे ऊपर की तरफ ले जाती रहती है। कुछ समय बाद ईवा समुद्र की सतह पर पहुंचती है और हौंफते हुए होश में आती है। वह तुरंत आसपास देखती है और डैनिलो और रोजा को ढूंढती है। तभी उसे एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। बचाव दल उसे हेलीकॉप्टर में खींचकर अंदर ले जाता है। वहां ईवा को आखिरकार वह खबर मिलती है जिसका वह इंतजार कर रही थी। डैनिलो और रोजा को पहले ही बचा लिया गया था, लेकिन पायलट उससे एक मुश्किल सवाल पूछता है कि क्या विमान में कोई और जीवित बचा है। ईवा चुपचाप अपना सिर हिला देती है। रोजा भी तुरंत समझ जाती है कि इसका मतलब नाना अब वापस नहीं आएंगी। आखिर में ईवा और रोजा उन सभी लोगों को याद करते हुए दुखी हो जाते हैं जिन्हें उन्होंने इस भयानक हादसे में खो दिया।